बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लिए लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं तो किसके बारे में, सबसे पहला ट्रांजिएंट करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिएंट करंट क्या होता है, तो एक वैसा करंट जो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है, वैसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट। यानी डेफिनेशन क्या बोल देंगे कि द करंट विच रिमेन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमारा आता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, जैसे इस तरह से समझो, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है। ठीक है, अब इस कंडक्टर से जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, डेंसिटी आप समझो पहले। ठीक है, डेंसिटी टर्म समझ गए तो करंट का डेंसिटी भी समझ जाओगे। तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेंसिटी किसके टर्म में, जैसे डेंसिटी मान लेते हैं कि आपके सर में बाल नहीं है, तो बाल नहीं है तो क्या कह सकते हो कि डेंसिटी कम है बाल का। उसी तरह से मान लेते हैं बाल बहुत ज़्यादा है तो क्या कहोगे कि डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, यानी घना ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर से जितना ज़्यादा चार्ज अगर फ्लो कर रहा है उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, डेंसिटी होगा। अब चूंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है इसीलिए हम लोग उस डेंसिटी का नाम क्या दे दिए, चार्ज के फ्लो की वजह से करंट होता है तो करंट का डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी यह अगर कोई कंडक्टर हम लोग मान लिए हैं तो इस कंडक्टर से कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो जितना ज़्यादा चार्ज का फ्लो होगा उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी होगा। और जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा तो चूंकि करंट का यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसीलिए उस डेंसिटी को क्या बोल देते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब देख लो, मान लेते हैं कि कम एरिया है, तो कम एरिया है और आपके पास जो भी चार्जेस वगैरह था या करंट फ्लो हो रहा है, तो कम एरिया रहेगा तो डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया कम रहेगा तो ज़्यादा घना रहता है, और यही एरिया अगर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एरिया कर देते हो तो क्या होगा, उसका घनत्व कम दिखने लगेगा। जैसे मान लेते हैं इस तरह से समझो, ये सब चार्जेज है, ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर इतना ही एरिया है तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका डेंसिटी पूरा कॉम्पैक्ट है ये। ठीक है, यही अगर मान लेते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, तब देखो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गैपिंग है। तो बस इसी चीज़ की बात कर रहा है। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दो बात हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो करंट का डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी अगर चार्जेस का फ्लो ज़्यादा होगा तो करंट का डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, करंट का। तो देखो ऊपर में करंट लिखा हुआ है, डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, वही दूसरा क्या देखें कि एरिया ज़्यादा रहेगा, एरिया अगर बढ़ गया तो उसमें डेंसिटी कम जाएगा। इट मीन्स उसके साथ इन्वर्सली का रिलेशन होता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, करंट को आई से, एरिया को ए से, यानी जे इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर है बिल्कुल। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हो कि क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। चलो आगे मैं इसको देख लूँगा। एसआई यूनिट की बात करोगे तो करंट का क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, और डायरेक्शन, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो इससे निकाल लोगे, डायरेक्शन कौन सा होगा, तो डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है। और करंट का कौन सा डायरेक्शन आपको लेकर के चलना है पढ़ने के लिए, तो कॉन्वेंशनल वाला, एक्चुअल वाला नहीं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं, कॉन्वेंशनल वाला यानी पॉजिटिव से नेगेटिव वाला डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन करंट का होता है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और भी छोटा सा टर्म हम लोग देख ले रहे हैं कि अगर करंट डेंसिटी मान लेते हैं कि डी आई है, छोटा सा करंट अगर हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो उसको डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थ्रू एन एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया, ऐसे फॉर सरफेस एरिया, साउथ अफ्रीका मत समझ लेना, डी एस, सरफेस एरिया को छोटा सा सरफेस एरिया कितना मान लिए हैं, डी एस किसी भी कंडक्टर का। तो इसके लिए जो करंट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, तो जे डॉट डी एस। ठीक है, अब ये डॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो डॉट का मतलब आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा होता है, डॉट मीन्स कॉस थीटा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे राइज कर सकते हो कि यहाँ पे डॉट ही क्यों लिखे, क्रॉस क्यों नहीं लिखे। तो देखो हम लोग अभी क्या देखे हैं कि अगर करंट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो करंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा हुआ तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो देखो, तो अगर ऐसे ही जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये कंडक्टर था उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इसका एरिया मान लेते हैं ऐसा है, इस तरह का एरिया है, ऐसे समझो, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड का।
ठीक है। एरिया परपेंडिकुलर बिल्कुल होता है, इसका डायरेक्शन जब भी लेते हैं तो बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये इसका हो गया सरफेस एरिया का डायरेक्शन। और करंट की अगर बात करते हो तो करंट का डायरेक्शन ऐसे अगर निकल रहा है तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, तो जब इसी डायरेक्शन में यानी जिधर से उसका ओपनिंग है या एक रिंग टाइप से आप समझ सकते हो ऐसे जा रहा है तब ये ज़्यादा जाएगा। मतलब कि करंट डेंसिटी का एरिया भी सरफेस एरिया का डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस और इसका भी डायरेक्शन इधर ही, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगल कितना हो गया 0 डिग्री का। तो मतलब कि 0 डिग्री हो रहा है तो मैक्सिमम हो जा रहा है करंट, ठीक है। और यही अगर मान लेते हैं कि एरिया इस तरह से है और करंट को ऐसे फ्लो करवा रहे हो तो क्या फ्लो करेगा ज़्यादा, नहीं फ्लो करेगा, बैन करेगा। आप ऐसे ही सोच लो, एक नल है, ठीक है, नल में इस तरह से ये पाइप है, अब पाइप में पानी कैसे ज़्यादा जाएगा, जब सीधा सीधा जाएगा तब, या मान लेते हैं कि इधर से ज़्यादा पानी जा रहा है, ठीक है, इस तरह से है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या इधर जाएगा ज़्यादा पानी, नहीं जा सकता है। कब इसमें पानी ज़्यादा जाएगा, जब बिल्कुल इसी इधर से ही आ रहा है, तो पानी को भी हम लोग करंट ही बोलते हैं। तो उसी संदर्भ में अगर समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा कि क्यों डॉट ही हुआ, क्रॉस क्यों नहीं हुआ। तो देख रहे हैं कि एरिया का डायरेक्शन इधर और करंट का भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री का। अब ये एंगल 0 हो गया, यानी 0 डिग्री में मैक्सिमम जा रहा है करंट। तो 0 डिग्री में मैक्सिमम कौन होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो 0 डिग्री में मैक्सिमम होता है कॉस थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आया है, कॉस थीटा का है। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटे से के लिए, अगर पूरे कंडक्टर की बात करते हो तुम तो इसको क्या कर दो, पूरे कंडक्टर के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे सरफेस का, ठीक है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हो गया किसके लिए, करेंट डेंसिटी के लिए, ठीक है। अब इसको आप लिख लोगे, वीडियो को पॉज करके मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब इसमें एक छोटा सा अगर क्वेश्चन ले लेते हो कि किस तरह से न्यूमेरिकल आपको पूछता है, तो न्यूमेरिकल आप इस तरह से देख सकते हो। मान लेते हैं कि करंट डेंसिटी, किसी भी करंट डेंसिटी आपको निकालना है, ठीक है, और एक डायमीटर दिया हुआ है कि डायमीटर, लेट अस सपोज करंट, फाइंड द करंट डेंसिटी इस तरह से इन ए वायर हैविंग डायमीटर इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। करंट डेंसिटी निकालना है और डायमीटर तार का कितना दे दिया है 0.2 सेंटीमीटर, और जिसमें करंट बोल रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है कितने एम्पियर का, 10 एम्पियर का। अब इसके लिए आपसे पूछ दिया गया है, तो जे बराबर सिंपली आप क्या जानते हो, आई अपॉन एरिया, ठीक है। और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टर किस तरह से होता है, देखो अगर सामने में तो बिल्कुल सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यानी इस तरह से इसका एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। अब 2 इंटू रेडियस बराबर क्या होता है डायमीटर, तो डायमीटर बराबर रेडियस बाई 2, यानी रेडियस की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई अपॉन पाई इंटू रेडियस, डायमीटर की जगह रेडियस की जगह आप, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर के टर्म में लिख लो, तो डायमीटर रेडियस बराबर क्या होता है 2 इंटू डी, रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा मैंने लिख दिया है, आर बराबर क्या हो जाएगा डी अपॉन 2, तो आर की जगह डी बाई 2, तो स्क्वायर कर दोगे तो डी स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब सबका वैल्यू, करंट का वैल्यू है आपके पास और डायमीटर की वैल्यू है आपके पास, पाई की वैल्यू आप जानते हो, रख दो। अब ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, उतना ही एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे कि कैसे पूछा जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ इसके में कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन ए मेटालिक कंडक्टर, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ नोट पॉइंट्स आपको दे दूँ। जैसे कोई कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, तो इसमें आप जानते हो कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर में। कंडक्टर क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिससे करंट फ्लो करता है। तो आखिर क्यों फ्लो करता है, तो उसका कारण है कि इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या उसी को और भी क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से कंडक्टर कंडक्ट करता है। वही दूसरी बात करोगे इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में ये सब चीज़ नहीं होता है, यानी कह सकते हो कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो टाइटली बाउंड होता है पेरेंट एटम्स से, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे 11th क्लास में,
तो इंसुलेटर में क्या बोलती है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट एटम्स, ठीक है। और टाइटली बाउंड होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हो, ना के बराबर इंसुलेटर। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये कंडक्ट नहीं करता है। तीसरा हम लोग देख लेंगे कि लिक्विड क्यों कंडक्ट करता है। तो लिक्विड की केस में अगर देखोगे तो लिक्विड में क्या होता है, करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। इसकी वजह से ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। CuSO4 का क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन सा है, तो आप देख सकते हो कि ये कैसे टूटता है, Cu2+ और SO4 2- में, तो ये पॉजिटिव आयंस हो गया और ये निगेटिव आयंस हो गया। तो ये जो आयंस का प्रेजेंस होता है लिक्विड में, उसी की वजह से लिक्विड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है। तो इसमें करंट फ्लो करता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इसमें क्या क्या होता है, 11th क्लास में यह भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है प्लस क्या होता है, और पॉजिटिव आयंस। तो इन दोनों के प्रेजेंस की वजह से क्या करता है, डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यानी दी करंट फ्लो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे क्या है, जो दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे किस तरह से दोनों की तरह बिहेव करता है, और इसमें क्या था याद आता है आपको कुछ। तो इसमें होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और प्लस साथ साथ में और क्या होता है, पॉजिटिव होल्स होता है, ठीक है। अगर ये नहीं समझे हो तो फिर मैं मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उस समय ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको ये सेमीकंडक्टर का एक पूरा टॉपिक चैप्टर ही आपके लिए। तो ये 5 नोट पॉइंट्स यहाँ पे है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, या जिसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इंसुलेटर में नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसका भी हमने कारण बता दिया, क्योंकि इंसुलेटर में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है। लिक्विड में क्यों करता है, तो क्योंकि लिक्विड में हम लोग क्या देखें कि वो आयंस में टूट जाता है। तो आयंस कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। डिस्चार्ज ट्यूब में किसकी वजह से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव आयंस होता है। और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिटिव होल्स होता है, ठीक है। आई थिंक पूरा याद हो गया होगा अभी आपको अभी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। हेडिंग दे लोगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो अगर हो रहा है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में तो वो किस तरह से होता है और क्यों होता है, ठीक है। पूरा कारण हम लोग देखेंगे। तो देखो इसके लिए क्या बोला गया कि जब इनिशियली में कोई भी कंडक्टर रखा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो भी होता है वो ड्यू टू टेम्परेचर कह सकते हो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और उसकी वजह से हम कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यह एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सारा का सारा क्या करते रहता है, रैंडमली वाइब्रेट करते रहता है। क्यों वाइब्रेट करते रहता है भाई, इस तरह से, ठीक है। रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहता है। क्यों, तो ड्यू टू हीट, यानी एटमॉस्फेयर से ये हीट लेकर के बिल्कुल रैंडमली सभी डायरेक्शन में क्या करते रहता है, वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा ये समझो। सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यह है क्या ले लिए हम लोग, कंडक्टर ले लिए। तो कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये क्या करते रहता है भाई, तो ये वाइब्रेट करते रहता है रैंडमली, यानी रैंडम वाइब्रेशन इसमें होते रहता है। अब रैंडमली वाइब्रेट क्यों करता है, तो उसका कारण हमने आपको क्या बताया कि ड्यू टू हीट की वजह से, ठीक है। हीट कहाँ से लेता है, तो एटमॉस्फेयर से हीट ले लेता है, ठीक है। आई थिंक आपको इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम यह कह सकते हैं कि अब जो हीट है ये सभी डायरेक्शन में इधर उधर बस वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर नेट इसका तुम देखोगे या एवरेज निकालोगे इसका, ठीक है, तो इसका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, ठीक है। यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी
इज इक्वल टू कितना होता है 0। अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 क्यों होता है? देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि एक अगर इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, कोई ना कोई एक एंटी पेयर मिल जाता है जिसकी वजह से वेलोसिटी उसका नेट कितना हो गया 0 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी उसका क्या हो गया 0। जैसे मान लेते हैं कि इधर है तो दूसरा कहीं ना कहीं एक पूरे में ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि नेट इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया। अब नेट वेलोसिटी 0 होने की वजह से हम यह कह सकते हैं, अब वेलोसिटी 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, नेट फ्लो भी कितना हो गया 0 हो गया। और नेट फ्लो अगर 0 है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो करंट की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि करंट बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी कंडक्टर ऐसे ही अगर रखा हुआ, ये मान लेते हैं कंडक्टर ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसमें कोई भी यानी करंट की वैल्यू तुमसे पूछ दिया जाए तो कितना होता है 0 होता है। क्यों होता है मैंने आपको पूरा यहाँ पे सिस्टम से बता दिया कि क्या क्या स्टेप उसमें होता है। अब इसके बाद का कार्यक्रम जो होता है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक और भी बात मैं बता दूं कि अभी जब ये वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है, जो इंडिविजुअली अगर बात करोगे इंडिविजुअल लेवल पे, तो जो इसका स्पीड होता है आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़ा होगा, तो इसका जो स्पीड होता है ये लगभग वाइब्रेट करने का स्पीड मैं बता रहा हूँ कि जो ये वाइब्रेट करते रहता है वह वाइब्रेट करता है लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड से। कितने स्पीड से वाइब्रेट करता है 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब बोलोगे कि सर 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड आप एग्जैक्ट कैसे बोल रहे हैं, तो वो आप अगर 11th क्लास का फॉर्मूला वगैरह कुछ याद रखे हो तो मैं आपको निकाल करके भी दिखा सकता हूँ कि कैसे है। तो उसको रूट मीन स्क्वायर VRMS आपने पढ़ा हुआ होगा, कितना होता था √3 KT/m। क्या दिमाग उड़ गया? कोई बात नहीं, देख लो VRMS काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपने पढ़ा होगा कि कितना होता है √3 KT/m होता है, जहाँ पे K क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर है और M क्या है मास है। तो अगर सभी का तुम वैल्यू रख देते हो, ठीक है, मान लेते हैं टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर है 300 केल्विन लेकर के चल रहे हैं, तो अगर सबका वैल्यू तुम रख देते हो √3 इंटू K, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, तो 1.38 इंटू 10 टू दी पावर -23 और इंटू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना लेकर के चल रहे हैं 300 अपॉन मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31। अब इस पूरे को सोल्व करोगे तो इसी का वैल्यू लगभग कितना आ जाता है 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड। तभी हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो वाइब्रेशन होते रहता है यानी मूवमेंट जो होते रहता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो किस वेलोसिटी से वाइब्रेट करते रहता है, तो 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड से वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। और दूसरा बात बोले हैं कि वाइब्रेशन एक इधर है तो जस्ट एक उसका एंटी पेयर मिल जाता है जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी उसका कितना हो जाता है 0। तो कंडक्टर इनिशियली उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हो, एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी हो जाएगा। यानी जैसे ही आप इसको यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट करते हो, ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये इस तरह से बैटरी से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये प्लस है और ये बैटरी का क्या है माइनस है, तो इस तरह से करंट निकलेगा ऊपर जाएगा और ये ऐसे इधर में प्लस से कनेक्टेड है तो प्लस हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपने क्या पढ़ा पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्जेस जो होता है वो प्लस से डायरेक्शन उसका कहाँ होता है आउटवर्ड होता है और माइनस में क्या होता है इनवर्ड होता है। या यह कह सकते हो कि प्लस और माइनस है तो प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और माइनस में जाकर के क्या हो जाता है टर्मिनेट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो प्लस इधर है माइनस इधर है, इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि प्लस से निकलता है माइनस में जाकर के टर्मिनेट करता है। तो ये डायरेक्शन हो गया आपका किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, इसके अंदर में है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या समझते हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यह जो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर में है
आप समझना, निगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर में, वो निगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। तो सिंपल सी बात है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी प्लस माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ। तो ये अंदर में जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारा का सारा अलाइंड हो जाएगा कौन से डायरेक्शन में, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके उल्टे डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है। क्यों हुआ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ तो प्लस इधर है, तो माइनस वाला प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए करंट का एक्चुअल डायरेक्शन भी क्या हम बताए थे कि निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन कन्वेंशन के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि प्लस से माइनस जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल सोर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कि व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स इज कनेक्टेड, देन हम लोग क्या देख रहे हैं कि देन इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग, मूव करने लगा कौन से डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी जिधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने लगा, मूव करने लगा। अब देखो इस समय जो इसका वेलोसिटी था वो लगभग 10 के पावर 5 के आसपास था, ठीक है, 10 के पावर 5 से 10 के पावर 6 इसके आसपास में रहता है। अब जब ये साथ में एक साइड में आने लगेगा तो क्या होगा, इसके आस अपने आप में कॉलिजन करेगा। आप इस तरह से समझो कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, और भीड़ में लोग इधर उधर सब चल रहे हैं। अब अचानक किसी साइड से मान लेते हैं बम फट गया, तो जिस साइड से बम फटा उसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में लोग भागते हैं। तो जब एक डायरेक्शन में एक ही साथ में भागने लगेगा तो क्या होगा, टकराएगा एक दूसरे से, ठीक है, और टकराएगा तो क्या होगा, उस समय उसका वेलोसिटी कम जाता है। देखते हो टकरा करके कोई गिर गया, कुछ और भी हो गया, तो उस वजह से वेलोसिटी उसका कम जाता है। और वेलोसिटी कमने की वजह से जो वेलोसिटी कम गया, और उस वेलोसिटी का नाम हम लोग क्या देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। क्या देखे, पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड से वाइब्रेट कर रहा था सभी डायरेक्शन में। जैसे ही एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग कनेक्ट किए तो क्या देखे कि सब के सब एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। और कौन से डायरेक्शन में हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में ये अलाइंड हो जाता है। अब जिस वेलोसिटी में अब ये पहुंचा कॉलिजन होने के बाद, तो उस वेलोसिटी का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कुछ समय भी तो लगा होगा, रैंडम डायरेक्शन से पहले चल रहा था कौन से डायरेक्शन में, तो रैंडम डायरेक्शन में, अब कौन से डायरेक्शन में आ गया, तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया, रैंडम डायरेक्शन से पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया। तो रैंडम डायरेक्शन से पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने में जो टाइम लगा उसको, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इन दोनों का डेफिनेशन मैं प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ, पहले आप इतना इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं इन दोनों का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसका प्रॉपर डेफिनेशन हो गया, ठीक है, आप डेफिनेशन को लिख लो, ठीक है। मैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। और नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वीडी। तो वीडी के लिए फॉर्मूला यानी कह सकते हो क्या होता है, तो देखो मान लेते हैं कि उसी तरह से एक कंडक्टर था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो गया बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया था ई, ठीक है, और फोर्स इसमें कौन से डायरेक्शन में लगा था, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इतना बिल्कुल क्लियर है। तो अब समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में सेट होता है, ये ध्यान रखना। मैं ऊपर में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, तो ऐसा एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक इलेक्ट्रॉन को अगर रखते हैं तो उसके ऊपर में फोर्स कितना लगता है, तो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F बराबर Q इंटू ई पढ़े होगे।
तो फोर्स बराबर Q इंटू ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर चार्ज कितना है तो इलेक्ट्रॉन है तो E इंटू ई। लेकिन जब इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट में लग रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे साइन कौन सा आ जाता है, नेगेटिव का साइन आ जाता है, ठीक है। तो फोर्स इतना हो गया, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तुम तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फोर्स बराबर पढ़े हो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स की वैल्यू कितना है माइनस ई इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा एम। तो ये इसका किसके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसके एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो अब देखो इसके आगे क्या देखते हैं हम लोग कि नाउ पहला इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होगे तो v बराबर यू प्लस ए टी होता था, तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा यू प्लस ए इंटू टाइम, यहाँ पे कितना है टाउ रिलैक्सेशन टाइम, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू उसका इनिशियल वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी है वो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हमें निकालना है बराबर यू क्या बोले कि इनिशियली में टोटल ऐड होकर के एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये 0 और प्लस ए की वैल्यू कितना हो गया तो माइनस ऑफ ई इंटू ई अपॉन एम और इंटू टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही एक्सप्रेशन हो गया, वी डी बराबर कितना माइनस ई टाउ अपॉन एम, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को अगर मॉडुलस के फॉर्म में लिखते हो तो मॉड वी डी बराबर कितना हो जाएगा, मॉड का मतलब निगेटिव हटा दो तो ई टाउ अपॉन एम, यह इसका क्या कहलाएगा एक्सप्रेशन कहलाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि जब 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मल वेलोसिटी यानी एक डेफिनिट डायरेक्शन में आता है तो उस समय इसका वेलोसिटी लगभग 10 के पावर जस्ट उल्टा यानी -5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पहले कितना था 10 के पावर 5 के रेंज में, अब कितना आ गया 10 के पावर -5 के रेंज में आ जाता है, ठीक है। एक डाटा बता दे रहा हूँ, फैक्ट आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म इसमें जो आपको पढ़ना है वो है एक और छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा टर्म है, इसको आप लिख लो पहले और तब मैं आपको एक अगला टर्म बताता हूँ, वो है मोबिलिटी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लोगे और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है मोबिलिटी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये बस एक रेशियो है, किसका किसका रेशियो है तो म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके लिए और भी क्या देखते हैं, म्यू बराबर वी डी बराबर क्या पढ़े हैं ई टाउ अपॉन एम, तो अगर इस यहाँ पे वी डी की प्लेस पे रख देते हो ई टाउ अपॉन एम अपॉन नीचे में ई है तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा और मोबिलिटी के लिए एक एक्सप्रेशन आपके लिए क्या बच गया ई टाउ अपॉन एम बच गया, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए मोबिलिटी के लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक सेमी कंडक्टर है, तो यह कहा जाता है एक एग्जांपल के फॉर्म में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन ए सेमी कंडक्टर जो मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर होता है किससे, होल से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा और विशेष के लिए ये बिल्कुल आपको सेमीकंडक्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ इसका पूरा एक चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर का। तो इन्हें सेमीकंडक्टर क्या बोला गया कि मोबिलिटी जो है मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो मोबिलिटी एक इलेक्ट्रॉन का होता है इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ ए होल। क्यों ऐसा होता है, देखो तो बोल रहा है कि मोबिलिटी म्यू की वैल्यू बोला जा रहा है किसके लिए ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है देन ए होल। होल का मीन्स पॉजिटिव होल्स जो हम लोग देख रहे हैं तो यानी एक है पॉजिटिव दूसरा है निगेटिव, तो बोल रहा है क्या कि निगेटिव के लिए मोबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी म्यू
की बात अगर करोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से या पॉजिटिव से। म्यू की वैल्यू माइनस के लिए ज़्यादा होता है किससे, प्लस से। तो क्यों ज़्यादा होता है, देख लो यहीं से, यहाँ पे क्या है, जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका म्यू की वैल्यू कम रहेगा। तो हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। यानी लिख देंगे यहाँ पे कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज लाइटर देन होल, और जो लाइटर रहेगा उसका म्यू की वैल्यू ज़्यादा रहेगा। इन्वर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपको अब स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोबिलिटी, ठीक है। आई थिंक आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे में है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिश्ता होता है, यानी दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है। थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो हेडिंग दे दोगे आप, रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्ता होता है। तो उसके लिए फिर से आप यहाँ पे एक फिगर छोटा सा प्यारा सा ड्रा कर लोगे। ये हमारा एक फिगर हो गया, ठीक है। और इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दो आप, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और जितना भी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन इधर के लिए हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं कितना है, ए है, ठीक है। और जो बैटरी आपने लगाया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, भी है, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पे बोला है उसको लिख लो, ठीक है। क्या बोले हैं कि कंसीडर कर लो किस चीज़ को, कंसीडर ए कंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ऑफ लेंथ जिसका कितना है, लेंथ बराबर एल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, एंड भी क्या है इसका, भी विद अप्लाइड, भी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो अगर आप इतना जानते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा देन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर नहीं, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई बराबर क्या होता है, भी अपॉन एल। कैसे होता है, तो आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। ई बराबर कितना पढ़े थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना पढ़े थे, ठीक है। आर की जगह यहाँ पे एल लेकर के चल रहा है तो एल चल लो, एल स्क्वायर हो जाएगा। और भी बराबर कितना पढ़े थे, के क्यू अपॉन एल, भी बराबर के क्यू अपॉन एल पढ़े थे, ठीक है। तो इससे इसको क्या कर दो, ई को भी से डिवाइड कर दो, 1/L बच जाएगा, ठीक है। या ई को इसमें क्या कर दो, अगर एल से और भी हम लोग एक गुना कर देते हैं, देखो तो ई इंटू एल बराबर भी बचेगा। तो इसमें अगर एल से तुम गुना कर दोगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा, बच जाएगा कितना, के क्यू बाई एल, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला लिखा गया कि ई बराबर क्या होता है, भी अपॉन एल, ठीक है। आई थिंक ये आप फॉर्मूला कैसे लिखा गया आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स, लेट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि लेट n be the number of free electrons per unit volume of the conductor, ठीक है। अब कंडक्टर है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है, तो n है। तो अगर यहाँ से मान लेते हैं पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना चाहोगे कि कितना टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पर यूनिट में n है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना होगा, तो पूरे वॉल्यूम से गुना कर दो। यानी लिख सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर कितना हो जाएगा, तो n इंटू जितना उसका वॉल्यूम है, तो n इंटू वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया ए दिया है, लेंथ एल दिया, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट वगैरह यानी किसी दो को गुना करेंगे तो एरिया मिलता है। तो वॉल्यूम हम लोग लिख लेंगे कितना यहाँ से, ए इंटू एल, ठीक है। आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे में अगर मान लेते हैं कि आप Q की वैल्यू निकालना चाहोगे, ठीक है, देन चार्ज बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से, n इंटू ई। तो चार्ज बराबर n इंटू ई निकल जाएगा, तो n इंटू ई। अब देख लो
क्या यहाँ से लिख सकते हैं n की वैल्यू, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना है, तो n इंटू AL है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे n की जगह पे हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू AL और इंटू E, क्योंकि पूरे वॉल्यूम के लिए हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे के लिए मैं इसको डिलीट करूँगा, ऊपर वाला मैं फिगर हटा रहा हूँ, आप उसको लिख लेना पहले, ठीक है, उसको आप पॉज करके लिख लो, मैं यहाँ तक हटा रहा हूँ। अब देखो आगे में और भी क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो Q बराबर हमारे पास आ गया। अब जो टाइम टेक लिया जा रहा है चार्ज के द्वारा टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, यानी टाइम टेकन बाय कंडक्टर टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय कंडक्टर टू क्रॉस द, सॉरी टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन या चार्ज लिख लो, टू क्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ L। तो टाइम कितना होता है, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था कंडक्टर का, लेंथ L था, स्पीड कितना है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि इतना सारा आप क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखो हम लोगों को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। ठीक है, यानी हमें आई और बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिश्ता निकालना है। तो देखो I बराबर होता है Q/T, तो Q का वैल्यू निकाल लो और T का वैल्यू निकाल लो और दोनों का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख दो, हमारे पास जो भी आएगा वो वैल्यू हो जाएगा, वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। तो Q का वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी नीचे में निकाल लिया, कितना, NaL इंटू E, और दूसरा निकाल रहे हैं T का वैल्यू। ठीक है, तो T का वैल्यू कितना हो गया, L/VD। ठीक है, अब दोनों को एक्सप्रेशन को इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, यानी नाउ हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर Q/T होता है। Q का वैल्यू कितना आ गया था, तो N इंटू AL इंटू E अपॉन T का वैल्यू कितना आ गया, तो L/VD। तो L/VD कहाँ चला जाएगा, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, NeAVD, यानी I बराबर NeAVD। देखो यही दोनों के बीच में रिलेशन है, I और VD के बीच में। ठीक है, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, आप अपने नोट्स में देखते रहोगे क्या क्या लिए। पहले सबसे पहले हम लोग E की वैल्यू निकाल लिए V/L करके, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए N। सबसे पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, तो E बराबर V/L कर दिए। दूसरा में क्या लिए, तो टोटल हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स N इंटू AL हुआ, अब उससे टोटल चार्ज निकाल लिए, तो Q बराबर N इंटू E, तो N इंटू AL इंटू E हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या किए थे, चार्ज की वैल्यू निकल गया, तो तीसरे स्टेप में बस टाइम निकाल लिए थे, तो टाइम बराबर L/VD हो गया। और चौथे स्टेप में हम लोग I की वैल्यू निकाल लिए Q/T, यानी दोनों को डिवाइड कर दिए, तो हमारा दोनों के बीच में रिश्ता निकल के आ गया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, VD का होता है। ठीक है, आई थिंक इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से चाहो तो VD के लिए एक और भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, यानी ऑल्सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो ऑल्सो VD बराबर, ऑल्सो जो VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, I/NeA। I अपॉन कितना हो जाएगा, NeA। अब बोलोगे कि ये ऐसा क्यों लिखने लगे फिर से, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सब्र रखो, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो सिंपली इसकी बात करें तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी एक तो हम लोग E/τ/m पढ़े, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए I/NeA पढ़ लिए। ठीक है, दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब अगर यहाँ से आपको रिलेशन निकालने के लिए आ जाए कि करेंट डेंसिटी, अगला रिलेशन मान लेते हैं कि है रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी यानी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। अगला हेडिंग दे दोगे आप, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो J बराबर कितना पढ़े थे, I/A पढ़े हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है VD बराबर कितना पढ़े हैं, तो NeAVD पढ़े हैं। सॉरी, इस साइड में क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, I/A इस तरह से लिख लो। तो I बराबर कितना पढ़े हम लोग, NeAVD,
हम लोग जे से चले हैं, जे बराबर हम लोग क्या जानते हैं आई अपॉन ए, और आई बराबर कितना एन ई ए भी डी अपॉन नीचे में ए है तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से जे बराबर कितना मिल गया एन ई भी डी। तो यह है करेंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इन दोनों के बीच में भी रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली का ही रिलेशन होता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है कि एक वायर है जिसका लेंथ 6 मीटर का है और एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में चेंज कर लोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैरिज करेंट ऑफ 2 एम्पियर। अगर 1 मिलीमीटर क्यूब कंटेन करता है इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, यानी एन की नंबर दिया हुआ है, तो फाइंड द एवरेज टाइम, टाइम आपको निकालना है टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है तो टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम बराबर कैसे निकलेगा, तो टी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो टी बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डी। तो लेंथ तो हम लोगों को दिया हुआ है 6 मीटर, लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम लोगों को मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आई अपॉन एन ई है, अभी थोड़ी देर पहले है पढ़े हैं हम लोग। अब बोलोगे कि यहाँ पे उसका फॉर्मूले का यूज़ क्यों नहीं किए, ई टाउ अपॉन एम का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको यही पकड़ना है कि कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करेंगे। करंट 2 दिया हुआ है, एन की वैल्यू 10⁻29 दिया हुआ है, इंटू ई की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻−19, और एरिया निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर। और इसको आप सोल्व कर लेते हो तो यह आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। तो आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम बराबर क्या हो जाएगा लेंथ यानी कितना था 6 मीटर ही है, अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी 1.25 इंटू 10⁻⁻4, और इसको सोल्व कर लोगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻4 सेकेंड। ठीक है, और घंटे में चेंज कर लोगे तो लगभग 13.33 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको बस सोचना है वहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला को आप कब अप्लाई करोगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरे का आप नोट्स बना लो, एक पूरा प्रॉपर नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, और इतना बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ पढ़ना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत डिटेल्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, तो यह क्या बोलता है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ यह बोलता है कि अगर टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह यानी जो भी फिजिकल पैरामीटर है वो अगर कांस्टेंट रहता है, यानी एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस। अब ये फिजिकल कंडीशंस में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो टेम्परेचर हो सकता है, या प्रेशर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेन हो सकता है। यह सब चीज़ अगर कांस्टेंट है, ETC लिख दे रहा हूँ, यानी यह सब चीज़ अगर कांस्टेंट है तो क्या बोला गया कि जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, हम लोग अभी देख रहे थे कि कंडक्टर अगर कोई है तो AB कंडक्टर है, तो इससे क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और करंट जो फ्लो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यानी द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे मान लेते हैं 0 है और ये 10 है, अगर मान लेते हैं 0 है और 0 है, दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो करंट की वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वही मान लेते हैं कि A है और यहाँ पे मान लेते हैं B है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वही मान लेते हैं कि यहाँ पे A है और ये B है, ये 0 है, ये मान लेते हैं 100 वोल्ट है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, 100 का हो गया, इसमें डिफरेंस 10 का ही हुआ, 10 - 0। तो अब बोलोगे कि किस में, ये I1 है और ये मान लेते हैं I2 है, तो इसमें भी 0 तो नहीं होगा। अब पूछ दिया किस में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जिसमें पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि I2 बड़ा होगा किससे, I1 से। तो यही बोलता है कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल
डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखना ओम्स लॉ यही है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। अब इससे डिराइव करके हम लोग लिख सकते हैं कि भी प्रोपोर्शनल होगा किसका, आई का, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है कौन सा, आर। तो ये बन जाता है कितना, भी इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पे आर एक क्या है, कांस्टेंट है, और जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी जो कंडक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सब बातें छोटी छोटी मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म पे डिपेंड करता है मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर ये सब भी आपको पढ़ना है तो आप मेरा 10th का वीडियो एक देख लीजिए, ये सब में पूरा अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। यहाँ पे आपको प्रूफ पढ़ना है इसका कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों होता है प्रोपोर्शनल, वहाँ पे 10th में बस आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, यानी लेंथ ज़्यादा होगा तो उसमें रुकावट ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बोलो कि रेजिस्टेंस क्या होता है सर, तो रेजिस्टेंस वगैरह आपने 10th में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उससे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने में जो हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पानी जा रहा है, नल है और ये बिल्कुल अभी खुला है तो इससे पानी ज़्यादा जाएगा। वही जब इसके आगे मान लेते हैं आप एक नेट लगा दो, जाली लगा दो इस तरह से, तो क्या होगा, धारा में उसका चेंजिंग आ जाएगा, यानी धारा कम गिरेगा, करंट कम जाएगा। तो इसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन चार्ज के फ्लो में भी पैदा करता है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है। यानी क्या लिख देंगे एक लाइन शॉर्ट में कि हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है। और ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखने के बाद क्या आप हेडिंग दे दोगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कौन कौन सा फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दूसरा क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, यानी एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा। तीसरा डिपेंड किस पे करता है, तो तीसरा डिपेंड करता है उसके, कह सकते हो टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है मैं बाद में बात करूंगा इस पर। फोर्थ डिपेंड करता है कौन से फैक्टर पे, तो नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कैसा नेचर है, नेचर ऑफ मटेरियल। सिल्वर है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा, करंट की वैल्यू उसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। आयरन है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे लिखा गया है नेचर के बारे में। तो ये 4 फैक्टर है जिस पे क्या कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको यह यहाँ पे प्रूफ करूँगा कि एल और ए पे क्यों डिपेंड करता है। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है, इस पे डायरेक्टली ही क्यों, इस पे इन्वर्सली ही क्यों डिपेंड करता है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इतना लिख लीजिए पहले। तो नेक्स्ट में हमारा जो आने वाला है वो क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका एक छोटा सा प्रूफ। ठीक है, वो प्रूफ क्या होगा उसके बाद मैं ग्राफ वगैरह के बेसिस पे भी ओम्स लॉ पे फिर से आऊँगा, लेकिन पहले इस फैक्टर को हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि एल और ए का फैक्टर क्या क्या है। तो उसके लिए आप हेडिंग दे दोगे, इसका हेडिंग क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, या कह सकते हो कि यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ आर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आर यानी रेजिस्टेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो देखो अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी वो होता है ई टाउ अपॉन एम। ऐसा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं, तो बस जो पढ़े हो उसको लिख लो। और वी डी बराबर क्या पढ़ लिए थे, तो आई अपॉन एन ए ई, ऐसा पढ़े थे। आई अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले इससे क्वेश्चन भी सोल्व किए थे, आई अपॉन एन ई ए या एन ए ई जो भी लिखो। ठीक है, यह पढ़े थे। और बराबर इधर में क्या हो जाएगा, ई अपॉन एम इंटू, इस ई के बदले में हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो वी अपॉन एल जो पढ़े थे वो लिख लेते हैं। ठीक है, और इंटू टाउ, बस इतना सारा एक्सप्रेशन हो गया। ई और इस ई के बदले में हम लोग यह लिख लिए, टाउ है, एम नीचे में है बिल्कुल। ठीक है,
अब देखो इसको और भी कितना लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और कि v बराबर यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं, तो v बराबर यहाँ से कितना लिख लेंगे, देखो तो ऊपर में यह दोनों टर्म आप कैलकुलेशन कर लोगे, ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर m इंटू एल इधर n इंटू ई इंटू ई स्क्वायर ए और एक टाउ रहेगा तो NE स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, इतना हो जाएगा और इतना इंटू और कौन रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, अब देखो तो v बराबर आई और ये r के स्थान पे है क्या, हम लोग क्या पढ़े हैं, v बराबर आई आर या आर आई जो भी बोलो, तो r के स्थान पे v के स्थान पे तो v है, ठीक है, i के स्थान पे i भी है, लेकिन r के स्थान पे कौन है, तो ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और पूरा का पूरा टर्म देखोगे तो कांस्टेंट है, m मास जो है कांस्टेंट है, एल लेंथ कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो सारा का सारा टर्म यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यह जो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग दिख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी यह क्या है, एक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन कंडक्टर, यह कांस्टेंट है दिए गए कंडक्टर के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, तो ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ होता है। अब यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का है, यानी जितना ज़्यादा जिसका लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा। और एरिया को देख लो, ठीक है, तो एरिया क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, एरिया का, यानी एरिया को बढ़ाओगे घटाओगे तो रेजिस्टेंस पे भी क्या होगा, फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यह यहाँ पे बात कर रहे थे हम, इस टर्म के लिए इतना आपको यहाँ पे डिराइव करके लाए हैं। ठीक है, आई थिंक इतना अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में मैं विशेष और बात करूँगा कि इसके ग्राफिकल बेसिस पे टेम्परेचर डिपेंडेंस वगैरह पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 2 फैक्टर में अगले क्लास में बात करूँगा आपसे, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे, और लिमिटेशंस क्या है यानी एक्सेप्शन क्या है ओम्स लॉ का, फिर आगे में और ओमिक नॉन ओमिक के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।